बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम फिर से चर्चाओं में आ गया जिसने कानून से ज्यादा खुद के फरमान चलाए, जहां कोर्ट कचहरी नहीं बंगले में इंसाफ होता था और जहां एसपी को थप्पड़ मारने वाला भी सांसद बन जाता था। हाल ही में जब बिहार में अमित शाह सिवान में रैली कर रहे थे तो उन्होंने शहाबुद्दीन का जिक्र किया। उन्होंने पूरे सिवान को शहाबुद्दीन की दहशत याद दिला दी और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को रघुनाथपुर से फिर से लालू यादव ने टिकट दे दिया है। लेकिन अब 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी ने उस खौफ को बरकरार रखने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है? क्या आरजेडी फिर से बिहार में डर की राजनीति को वापस लाना चाहती है? लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं उस शख्स के बारे में उसके नाम से ये पूरी बहस शुरू होती है। सिवान के बाहुबली और सिवान के सुल्तान कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन, वही शहाबुद्दीन जिसका नाम बिहार के महाकांड में शामिल था, जिस पर आरोप है एक सांसद पर तेजाब से हत्या का, एसपी पर हमला का और पत्रकार की गोली मारकर हत्या का। और फिर भी वो लालू यादव का राइट हैंड कहलाता था, जिसका खौफ इतना था कि लोग नाम लेने से पहले भी चारों तरफ देखते थे और देखकर बोलते थे। पर सवाल यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन आखिर था कौन? क्या वो अपराधी था, नेता था, या सिस्टम की नाकामी की उपज, जिसकी वजह से एक व्यक्ति पूरे जिले पर राज करने लगा? ये वो व्यक्ति था जिसके बंगले से AK-47 बरामद हुई, हिरन के शिकार का केस दर्ज हुआ और मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी मारे गए। कहा जाता है कि जेल के अंदर वो खुद सिस्टम था। ये तमाम बातें आपको बताएंगे हमारे इस खास शो बिहार के बाहुबली के तीसरे एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिहार के बाहुबली में। और इस तीसरे एपिसोड में हम आपको दास्तान सुनाएंगे बिहार के एक और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की। 1967 में सिवान के प्रतापपुर में पैदा हुए शहाबुद्दीन की शुरुआती पढ़ाई ठीक रही, लेकिन युवावस्था में उनका रुझान राजनीति और ताकत की तरफ बढ़ा। 19 साल की उम्र में पहला केस दर्ज हुआ और इसके बाद उनका नाम अपराध की दुनिया में तेजी से फैलने लगा। 1989 में जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस ने उसे सुर्खियों में ला दिया। उसी साल उसने जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। और इस जीत के बाद सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन का दबदबा शुरू हो गया। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में उसका प्रभाव और बढ़ा। कहा जाता है कि लालू उसे छोटा भाई कहते थे। उस दौर में सीवान में किसी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हर शाम प्रतापपुर में उसका दरबार लगता था। लोग अपनी फरियाद लेकर जाते थे और वहीं पर निर्णय सुनाए जाते थे। किसी की फीस माफ, किसी को नौकरी की सिफारिश, तो किसी के विवाद का फैसला। लेकिन इसी दरबार के दौरान सिवान में खौफ का ऐसा माहौल बन गया था कि लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। 1996 में एसपी SK सिंघल पर हमला उसी खौफ की मिसाल था। बताया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान शहाबुद्दीन के काफिले से गोलियां चली और एसपी को जान बचाकर भागना पड़ा। इस घटना के बाद शिकायत सीधे लालू प्रसाद यादव तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई की जगह अफसरों का तबादला हो गया। और यही वो दौर था जब कहा जाने लगा कि बिहार में कानून नहीं, बाहुबली की मर्जी चलती है। शहाबुद्दीन के खिलाफ गंभीर आरोपों में तेजाब कांड सबसे ज्यादा चर्चित रहा। चंदा बाबू के 3 बेटों की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। ये वही वारदात थी जिसमें पीड़ित परिवार के लड़कों को तेजाब से नहलाया गया था। अदालत ने बाद में शहाबुद्दीन को इस मामले में दोषी ठहराया, लेकिन उस वक्त सीवान में उसके खिलाफ कोई खुलकर बोलने की हिम्मत कर ही नहीं पाता था। राजनीतिक ताकत के साथ साथ उसने अपनी निजी सेना बना ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीवान में वाम दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और कई की हत्याएं भी कर दी गई। गांव-गांव में उसके समर्थक फैले हुए थे। स्थानीय स्तर पर लोग उसे मसीहा कहते थे क्योंकि वो उनके छोटे-मोटे काम निपटा देता था। लेकिन असल में पूरा सिस्टम शहाबुद्दीन के नियंत्रण में था। पुलिस थाने से लेकर अफसरों के तबादले तक में उसका दखल था। 1997 में जब CPI-ML के छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद सीवान में अभियान चलाने पहुंचे तो दोपहर में JP चौक पर गोलीबारी हुई और उनकी मौत हो गई। बाद में इस केस में भी शहाबुद्दीन का नाम आया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।
और इसी साल के बाद से उसका राजनीतिक करियर और आपराधिक रिकॉर्ड दोनों तेजी से बढ़े। 2000 में बिहार की सत्ता बदलने के दौरान एक और घटना सुर्खियों में आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के पाटलिपुत्र होटल में कांग्रेस के 8 विधायक बंधक बनाए गए थे। कमरे में हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे और अंदर शहाबुद्दीन मौजूद था। आरोप लगा कि इन विधायकों के वोट का रुख उसी ने तय कराया। उस वक्त नीतीश कुमार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वोटिंग से पहले समीकरण पलट गया। यह घटना बिहार की राजनीति में बाहुबली के हस्तक्षेप की खुली तस्वीर बन गई थी। 2001 में एक और विवाद हुआ जब डीएसपी संजीव कुमार से उसकी झड़प हो गई। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने उन्हें थप्पड़ मारा और गोली चलाने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने उसके बंगले पर छापा मारा। 10 घंटे चली मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी मारे गए। बंगले से हथियारों का जखीरा, AK-47 और जिंदा हिरन बरामद हुआ। शहाबुद्दीन फरार हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद पकड़ा भी गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसका रुतबा कम नहीं हुआ। जेल में भी वो पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रहा। रिपोर्ट्स बताती है कि जेल में उसकी कोठरी में फर्नीचर, टीवी, यहां तक कि मोबाइल फोन तक की सुविधा दी गई थी और कई बार अफसरों ने उसे जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे भी देखा। एक पत्रकार ने तो इंटरव्यू के दौरान ये भी पाया कि जेल में असली कमांड शहाबुद्दीन के पास ही थी। बाहर उसके समर्थक लगातार रैली करते रहते और नारे लगाते रहते कि साहेब आएंगे तो सब ठीक होगा। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन पर टोटल 75 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 2005 में IPS RS भट्टी और महिला अफसर गौरी कुमारी के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया गया। महीनों की निगरानी के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। बिना किसी राजनीतिक दबाव के सीधे हेलीकॉप्टर से पटना लाया गया और इसी के साथ ही शहाबुद्दीन के दबदबे का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा। 2016 में उसे थोड़े समय के लिए जमानत भी मिली, लेकिन उसी दौरान उस पर दर्ज बाकी मामलों की सुनवाई फिर से तेज हो गई। 2021 में कोरोना संक्रमण के दौरान शहाबुद्दीन की मौत हो गई। उस व्यक्ति की जिसके दरबार में कभी सैकड़ों लोग खड़े रहते थे, अंतिम यात्रा चुपचाप पूरी हुई। ना भीड़, ना नारों की गूंज, बस एक समाचार कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है। शहाबुद्दीन की कहानी बिहार की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसमें राजनीति, अपराध और सिस्टम की सीमाएं पूरी तरह धुंधली हो गई थी। एक नेता जो जनता की मदद के नाम पर अपराध का साम्राज्य चलाता रहा और एक सरकार जो राजनीतिक हितों के कारण उसे रोक नहीं पाई। वो अब नहीं है, लेकिन उसका ये दौर सवाल जरूर छोड़कर गया है कि बिहार अब उस दौर से बाहर निकल पाया है जब बाहुबली कानून से बड़ा होता था, और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सिवान की मिट्टी पर अमित शाह खड़े होकर शहाबुद्दीन के दौर की याद दिलाते हैं, तो सवाल सिर्फ एक बाहुबली का नहीं बल्कि उस सिस्टम का भी है जिसने उसे जन्म दिया। जिस दौर में कानून का चेहरा बेबस था, पुलिस की वर्दी लाचार थी, और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सिवान की मिट्टी पर अमित शाह खड़े होकर शहाबुद्दीन के दौर की याद दिलाते हैं, तो सवाल सिर्फ एक बाहुबली का नहीं बल्कि उस सिस्टम का भी है जिसने उसे जन्म दिया। जिस दौर में कानून का चेहरा बेबस था, पुलिस की वर्दी लाचार थी और जनता डर के साए में जी रही थी। क्या आज बिहार सच में उस दौर से निकल आया है? लालू यादव की पार्टी आज भी उसी सिवान की जमीन पर उसी नाम की विरासत को टिकट देकर जिंदा रखती है। अमित शाह ने जब कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो उनके निशाने पर सिर्फ आरजेडी नहीं थी बल्कि पूरा राजनीतिक कल्चर था जिसने कभी अपराध और सत्ता के बीच की लकीर को मिटा दिया था। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता उस याद को इतिहास में दफन रखेगी या वोट के जरिए फिर किसी बाहुबली को जिंदा करेगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपकी राय इस पर क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बिहार के बाहुबली के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए YBN बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।